250 से ज्यादा जाने? ये सिर्फ एक नंबर या आंकड़ा नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल से मणिपुर में चल रही हिंसा में इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक बेहद गंभीर और दर्दनाक स्थिति जो लगातार बिगड़ती ही जा रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हमारा मकसद ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों आकाश बनर्जी और तनुश्री पांडे की रीसेंट रिपोर्ट के आधार पर इस मणिपुर संकट को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझना है। आइए इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वहां ग्राउंड जीरो पर हालात हैं क्या। तो शुरुआत करते हैं अप्रैल में फिर से भड़की हिंसा और उसके नए दौर से। घटनाक्रम की एक तस्वीर देखें तो चीज़ें काफ़ी साफ होती हैं। मई 2023 में शुरू हुए इस जाति संघर्ष से लेकर फरवरी 2024 में नागा समुदाय के इसमें शामिल होने तक का सफ़र। फिर आता है 7 अप्रैल का दिन, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया, और ठीक उसके बाद मिड अप्रैल के बड़े विरोध प्रदर्शन। एक सीमित संघर्ष कैसे सिर्फ 1 साल के भीतर इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बन गया, ये वाकई परेशान करने वाला है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। 7 अप्रैल की रात करीब 1 बजे बिष्णुपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक संदिग्ध प्रोजेक्टाइल हमले में एक 5 साल के बच्चे और एक 5 महीने की बच्ची की जान चली गई। रिपोर्ट बताती है कि ये हमला एक बीएसएफ जवान के घर पर हुआ था। इस घटना ने स्थानीय लोगों के गुस्से को आसमान पर पहुंचा दिया, खासकर इसलिए क्योंकि यह सब उस इलाके में हुआ जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी निगरानी में एक बफर जोन के बिल्कुल करीब था। इन मासूम बच्चों की मौत के तुरंत बाद जॉइंट एक्शन कमेटी यानी जेएसी ने सरकार के सामने कुछ सख्त मांगे रखीं। उन्होंने मिलिटेंट ग्रुप्स पर मिलिट्री एक्शन, सेंट्रल फोर्सेस को वैली से हटाकर हिल्स में वापस डिप्लॉय करने, सिक्योरिटी पर्सोनल की जुडिशियल इंक्वायरी, पीड़ितों के लिए मुआवजा और सुरक्षा और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का सीधा और वाजिब सवाल यही था कि आखिर आम नागरिकों की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। आइए अब इस बढ़ती हुई सामुदायिक खाई और गहराते मतभेदों को समझते हैं। मेती और कुकीज़ो समुदायों के बीच के मूल विवाद को निष्पक्ष होकर देखना यहाँ जरूरी है। एक तरफ मेती समुदाय है जो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी स्टेटस की मांग कर रहा है। उन्हें अपना अस्तित्व और जमीन खत्म होने का डर है। वहीं दूसरी तरफ कुकीज़ो समुदाय है जो इन्हें एसटी स्टेटस दिए जाने का विरोध कर रहा है। उन्हें असुरक्षा है कि इससे उनके पहाड़ी जिलों की जमीन और अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये डर और इनसिक्योरिटी ही इस लंबे चलते संघर्ष की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। नागा समुदाय जो 2023 से लेकर अब तक इस पूरे संघर्ष से खुद को दूर रखे हुए था, वो भी अब इसमें खिंच चुका है। फरवरी 2024 से नागा और कुकीज़ो ग्रुप्स के बीच टकराव की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसने मणिपुर के इस ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स संकट में एक नया और खतरनाक मोड़ ला दिया है, जिससे समस्या दोगुनी हो गई है। अब फोकस शिफ्ट करते हैं प्रशासनिक और राजनीतिक कदमों की तरफ। देखते हैं सरकार ने इन पर क्या फैसले लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने हाल ही में कुछ बड़े और अहम फैसले लिए। प्रेसिडेंट्स रूल को हटाकर नई लीडरशिप लानी, जिसमें मुख्यमंत्री मेती समुदाय से और उप मुख्यमंत्री कुकी और नागा समुदायों से बनाए गए, ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके। ट्रोंगलॉबी मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई, लेकिन इन सबके साथ व्यापक इंटरनेट शटडाउन्स भी लगाए गए। पत्रकारों ने इस बात पर जोर दिया है कि इन इंटरनेट ब्लैकआउट्स की वजह से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों और ग्राउंड रियलिटी को बाहर आने से रोका गया, जैसे कि पिछले साल वो खौफनाक वीडियो करीब 2 महीने बाद दुनिया के सामने आया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बदलाव और हुआ, वो है यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का विस्तार। मणिपुर सरकार ने इसकी सेक्शन 43A लागू कर दी है। इसका मतलब सीधा सा है कि अब एक हेड कांस्टेबल रैंक का ऑफिसर भी सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी वारंट के किसी को भी अरेस्ट या सर्च कर सकता है। सरकार का तर्क है कि इंसर्जेंसी रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है, लेकिन वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता चिंतित हैं कि इससे आम नागरिकों के बीच डर और खौफ का माहौल और ज्यादा बढ़ेगा। 11,000 ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और इस पूरी स्थिति की विशालता को दर्शाता है। हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक 11,000 से ज्यादा एफआईआर्स दर्ज की जा चुकी हैं। हालांकि रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि इनमें से ज्यादातर बड़े मामलों में कोई ठोस नतीजा या जस्टिस अब तक सामने नहीं आया है। अब आते हैं राजनीतिक प्राथमिकताओं पर। यह एक ऐसा पहलू है जहां ओरिजिनल पत्रकारों ने चुनाव और सुरक्षा के बीच मुद्दे उठाए हैं। Now, what's really interesting about this slide कि यहाँ 2 अलग-अलग स्थितियों की तुलना की गई है।
एक तरफ मणिपुर है, जहां से रिपोर्ट्स आए हैं कि लगभग 30% सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां से हटा लिया गया, और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के चुनाव थे, जहां 2400 कंपनीज को डिप्लॉय किया गया। सोर्स रिपोर्ट का सीधा सा तर्क ये है कि जब एक राज्य जल रहा था, तब रिसोर्सेज और सुरक्षा बलों को वहां रुकने देने के बजाय चुनावी राज्यों में भेजना सिस्टम की प्रायोरिटीज पर बड़े सवाल खड़े करता है। इन सबके बीच ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर तनुश्री पांडे का एक कोट स्थिति की भयावता को बहुत गहराई से बताता है। उन्होंने कहा, ये हमारे ही देश के भीतर एक इंडिया पाकिस्तान जैसी स्थिति बन चुकी है। ये शब्द बहुत भारी हैं। ये बताते हैं कि वहाँ किस तरह का जीरो ट्रस्ट एनवायरनमेंट बन चुका है। एक ही राज्य में लोग एक दूसरे के इतने खिलाफ हो चुके हैं कि अभी वहाँ सुलह या रिकन्सिलिएशन की कोई भी उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती। और अब आखिर में बात उस चीज की जिसकी सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, वो अनदेखी मानवीय कीमत, आम लोगों का दर्द। जिनीवा इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये सच में हैरान करने वाले हैं। साल 2023 में पूरे साउथ एशिया में जो कुल डिस्प्लेसमेंट यानी लोगों का अपना घर छोड़ने को मजबूर होना, उस पूरे आंकड़े का 97% सिर्फ और सिर्फ अकेले मणिपुर राज्य में हुआ है। बाकी का पूरा साउथ एशिया मिलाकर सिर्फ 3%। ये आंकड़ा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वहां का आम नागरिक कितने बड़े पैमाने पर बेघर हुआ है। 10,000 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लोग अब अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं और करीब 170 रिलीफ कैंप्स में अपनी बची कुची जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। इन कैंप्स के हालात वाकई बेहद खराब हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दर्दनाक घटना का भी जिक्र किया गया है, जो ऐसे ही एक रिलीफ कैंप में रह रही थी। ये वहां के लोगों की ऐसी कड़वी और दर्दनाक सच्चाई है जो किसी भी पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट नहीं बैठती। इस सब के बावजूद पत्रकारों ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में एक बहुत अहम अपील की है। उनका मानना है कि हमें राजनीतिक ब्लेम गेम्स और आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा आगे बढ़ना होगा और जो मासूम जानें गई हैं उन पर ध्यान देना होगा। सही और ऑन ग्राउंड जर्नलिज्म का समर्थन करना आज बेहद ज़रूरी है, ताकि इन मुद्दों की आवाज़ सीधे राजधानी और पूरे देश तक पहुंचे और ये मुद्दे कहीं दबे और अनसुने न रह जाएं। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक आखिरी सवाल यहाँ छोड़ना ज़रूरी है। ये वही सवाल है जो इस रिपोर्ट ने पूरे देश के ज़मीर से पूछा है। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? इस सवाल और इसके पीछे छिपे दर्द पर हम सबको सीरियसली विचार करना चाहिए। उम्मीद है कि इस निष्पक्ष चर्चा से ग्राउंड रियलिटी को और बेहतर ढंग से समझने में थोड़ी मदद ज़रूर मिली होगी।